दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साध। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का हम अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करते करते हम काफ़ी कुछ आगे आ गए हैं। आज का अपना चैप्टर है परिवहन एवं संचार। दोस्तों हम सभी परिवहन एवं संचार के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और हम डेली कहीं ना कहीं इन चीज़ों से गुजरते भी हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम परिवहन एवं संचार। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपकी स्क्रीन के जस्ट नीचे रेड अक्षर में लिखा हुआ है सब्सक्राइब, तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अभी तक आपको कंटिन्यूस 1 बाय 1 करके आपको जितने भी पाठ मिले हैं और आगे भी इन विषयों के पाठ आपको मिलते रहेंगे, आपके अध्ययन में सुविधा रहेगी, तो एक नियमितता बनी रहेगी। ओके, शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर परिवहन एवं संचार। दोस्तों परिवहन एवं संचार जो है उसको 2 पार्ट में बांटा हुआ है, एक तो परिवहन और एक है संचार। तो एक बार हम देख लेते हैं कि परिवहन क्या है और परिवहन के साधन कौन कौन से हैं, और फिर हम पढ़ेंगे संचार सेवाएं। तो पहले परिवहन के साधन। परिवहन 3 तरह से होता है दोस्तों। जो अपना चैप्टर है उसको एक मुख्य रूप से जो भी चीज़ें हैं वो एक बार हम देख लेते हैं। तो परिवहन के साधन मुख्य रूप से 3: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल यानी ज़मीन के ऊपर जो भी हम गाड़ियाँ देखते हैं, चाहे वो रेल हो, बस हो, और दूसरा है जल परिवहन जो पानी में परिवहन होता है, और तीसरा वायु परिवहन जो हवा में परिवहन होता है। तो ये 3 तरह के परिवहन के साधन हैं और स्थल परिवहन इसमें मुख्य रूप से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परिवहन होता है, जो आम आदमी का जो परिवहन का साधन है वो स्थल परिवहन ही है। और उसमें स्थल परिवहन में हम पढ़ेंगे सड़क परिवहन, रेल परिवहन और एक आएगा पाइपलाइन परिवहन। ये 3 चीज़ें होंगी मुख्य रूप से स्थल परिवहन में जो हम पढ़ेंगे। जल परिवहन में जो बंदरगाह बने होते हैं वो, वायु परिवहन में जहाँ हमारे एयरपोर्ट हैं, हवाई जहाज़ उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर हैं, और फिर संचार सेवाएं होंगी। और संचार सेवाओं में हम पढ़ेंगे टेलीफोन, मोबाइल और इंटरनेट। तो ये मूल रूप से इस जो चैप्टर है अपना परिवहन एवं संचार, उसमें हम जो भी मुख्य जो बातें हम पढ़ेंगे वो आपके सामने है। लीजिए शुरू करते हैं अब एक एक करके। कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग वाले स्थानों तक पहुंचाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। ठीक है, मांग वाली जगह पर उस चीज़ को ले जाना, जो भी वस्तु हो, सेवा हो, उसको आपूर्ति स्थानों से, मतलब ये जहाँ से बन रही है या जहाँ उसका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है या जहाँ वो स्थित है, वहाँ से मांग वाले स्थान पर, जहाँ इसकी डिमांड है, वहाँ पर ले जाने के लिए जो आवश्यकता होती है हमें, और वो होता है परिवहन। ठीक है, विज्ञान में भी आपने रक्त का परिवहन पढ़ा होगा। तो रक्त ऑक्सीजन को ले जाता है, तो ये भी एक तरह का परिवहन हुआ। हमारी बसें हैं, गाड़ियाँ हैं, हवाई जहाज़ हो, रेलगाड़ी हो, पानी का जहाज़ हो, ये सभी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं और वही कहलाता है परिवहन। 1991 में उदारीकरण के बाद पूंजी और प्रौद्योगिकी निवेश की बाढ़ आ जाने से, 1991 का उदारीकरण, ये आगे के चैप्टर में आएगा, हम इसको पढ़ेंगे कि 1991 में किस तरह से उदारीकरण हुआ और ये जो एक नई औद्योगिक नीति हमारी लागू हुई थी उसके बारे में ये है। तो उसको हम उस पार्ट में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले पार्ट आपको समय पर मिलते रहें। ओके, 1991 में उदारीकरण, 1991 में जो अर्थशास्त्र में जो उदारीकरण हुआ, उसके बाद पूंजी और प्रौद्योगिकी निवेश की बाढ़ आ गई। लोगों ने इसमें निवेश करना शुरू किया, क्योंकि इसमें फिर निजी कंपनियों को भी लाभ मिलने लगा, वैश्वीकरण का दौर आ गया, कई सारी बातें हुई, तो जिससे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने लगा अपने प्रौद्योगिकी में। प्रौद्योगिकी निवेश की बाढ़ आ जाने से परिवहन के साधनों का तीव्र विकास हुआ है। उसके पहले इतना कुछ निजी क्षेत्र में या वैश्वीकरण का दौर नहीं था 1991 से पहले, तो परिवहन के साधनों का इतना तीव्र विकास नहीं हुआ जितना 1991 के बाद हुआ। ओके, आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब भी कभी आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण होती है। अब ये आधारभूत संरचना क्या है जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है? आधारभूत संरचना 2 भागों में है। पहला है आधारभूत ढांचा। आधारभूत ढांचा संरचना में परिवहन, विद्युत, संचार
ये चीज़ें आती हैं आधारभूत ढांचा संरचना में। जैसे हमने कहा ना, आर्थिक विकास होता है उसके लिए आधारभूत संरचना जरूरी है, और आधारभूत संरचना दो भागों में बटी है। एक तो आधारभूत ढांचा संरचना जिसमें परिवहन, विद्युत और संचार आते हैं, और दूसरा है आधारभूत सामाजिक संरचना जिसमें मानव संसाधन आता है। अब देखिए दोस्तों, आर्थिक विकास जब भी होता है तो आर्थिक विकास मानव के लिए होता है, ठीक है। अब मानव के लिए आर्थिक विकास किस तरह से होगा? जब वो परिवहन के साधनों का उपयोग करेगा, विद्युत का उपयोग करेगा, संचार होगा, ये सब मिल करके मानव संसाधन जब इन सब के साथ मिल करके काम करेगा तो आर्थिक विकास होता है। इसीलिए लिखा कि आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। आर्थिक विकास जब भी किसी देश का होना होता है तो उसके लिए मानव संसाधन, परिवहन, विद्युत, संचार, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना, और आधारभूत संरचना दो तरह की, आधारभूत ढांचा संरचना और आधारभूत सामाजिक संरचना। ढांचा और सामाजिक, मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है, तो मनुष्य को सामाजिक संरचना में हम ले रहे हैं। परिवहन का विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो सका है। परिवहन संचार के साधनों के बिना संभव नहीं हो सकता था, इसलिए परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं। ये परिवहन, संचार और व्यापार, अब इसको समझते हैं। जैसे किसी को एक बड़ा ऑर्डर मिलना, जैसे अमेरिका से कोई बड़ा ऑर्डर मिला तो वो संचार के साधनों से मिला, और संचार के साधनों से हमने उनसे बात करी, और बात करने के बाद फिर परिवहन से उस सामान को हमने भेजा, और परिवहन और संचार से व्यापार हुआ। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। अगर पहले व्यापार होता था, ऐसा नहीं है कि अभी अभी व्यापार होने लग गया, ऐसा नहीं, व्यापार पहले भी होता था, परंतु वो एक व्यापार एक सीमित दर्जे का होता था या उसमें मात्रा कम होती थी। परंतु अब परिवहन और संचार की वजह से वो व्यापार है उसमें भी बहुत तेज़ गति आ गई। तो इसीलिए लिखा है कि परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। ओके। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषा तथा सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलताओं के बावजूद संसार में सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है, जिसके सहायक परिवहन और संचार हैं। हमारे भारत का विशाल आकार है, विविधताएं हैं, उत्तर का भाग अलग, दक्षिण अलग, पूर्व अलग, पश्चिम अलग, हर जगह की अलग संस्कृति, अलग परंपराएं, इन सब अलग भाषाएं, इन सब के बावजूद हम पूरे भारत में भी एक रूप से जुड़े हुए हैं और संसार से भी जुड़े हुए हैं, और जिसका एक ही मुख्य कारण है परिवहन और संचार। पहले के ज़माने में ये परिवहन संचार नहीं होता था तो अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए लोग रहते थे, कहीं एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं होता था। आज परिवहन और संचार से सभी लोगों का एक संपर्क होता है, हम एक दूसरे से मिलते हैं, जुलते हैं, कई सारी सामाजिक, सांस्कृतिक लेन देन होता है, कई बहुत सारी फायदे होते हैं। ये तो परिवहन और संचार से ही संभव है। परिवहन एवं संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया आपको कि पहले भी व्यापार होता था, पहले भी एक देश से दूसरे देश व्यापार करते थे, जैसे हमने सिंधु नदी घाटी सभ्यता में पढ़ा, या उसके पहले भी कई सारे व्यापारी आए। परंतु जैसे ही परिवहन और संचार हुआ तो उसने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। आधारभूत संरचना के अभाव के कारण, आधारभूत संरचना अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, आधारभूत ढांचा और आधारभूत सामाजिक संरचना, इन दोनों से ही आर्थिक विकास है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो आधारभूत संरचना के अभाव के कारण राजस्थान राज्य विकास की दृष्टि से अग्रणी राज्यों में शामिल नहीं है, और इसका मूल कारण जो आधारभूत ढांचा है हमारे, जो जिसको परिवहन कह सकते हैं, हमारे राजस्थान में परिवहन के साधनों की इतनी ज़्यादा विकास नहीं हुआ जितना अन्य राज्यों में है, और इसका मूल रीज़न हमारी जो भौतिक स्थिति है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ियाँ हैं, तो उसकी वजह से जो परिवहन के साधनों का इतना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये आधारभूत संरचना के अभाव के कारण, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि आधारभूत ढांचा संरचना और आधारभूत सामाजिक संरचना, ये दोनों मिलकर के आधारभूत संरचना बनाते हैं, और ये आधारभूत संरचना है वो आर्थिक विकास करती है। तो जब इनमें से एक कड़ी भी नहीं हो, ढांचा भी नहीं हो या सामाजिक संरचना नहीं हो, दोनों में से एक भी नहीं हो, तो फिर आधारभूत संरचना नहीं होगी, और आधारभूत संरचना नहीं होगी तो आर्थिक विकास नहीं होगा। तो हमारे यहाँ मानव संसाधन तो है, मानव संसाधन नहीं है ऐसा नहीं है, मानव संसाधन तो है, परंतु दूसरे जो घटक हैं उनकी कमी के कारण
जो राज्य है हमारा वो विकास की दृष्टि से जितने दूसरे राज्य हैं भारत के उतने बराबर नहीं हो पाया। आधुनिक परिवहन और संचार के साधन हमारे देश और राज्य की आधुनिक अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु हैं। ठीक है, परिवहन और संचार हैं वो इस जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, आधुनिक अर्थव्यवस्था, उसके केंद्र बिंदु हैं। बिना परिवहन और संचार के हम आधुनिक अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। ये व्यापार, परिवहन, संचार एक दूसरे के पूरक हैं। अतः सघन और सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र और स्थानीय व्यापार हेतु पूर्ण अपेक्षित है। सघन और सक्षम परिवहन का जाल है, संचार के साधन, तो इनसे व्यापार बहुत तेज़ी से होता है। जैसे आजकल के आधुनिक अपन बात करें तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सब चीज़ें संचार के साधनों से उन तक हमारा संदेश पहुंचता, और आज हम देखें तो परिवहन के साधनों से वो हमारे घर तक पहुंच जाते हैं। तो परिवहन और संचार, इससे व्यापार बहुत अधिक फैला है, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है। और आने वाले समय में भी ये जो परिवहन और संचार है उसकी वजह से ये जो व्यापार है और अधिक उन्नति कर सकता है। चलिए, तो ये हमने अभी देखा परिवहन और संचार किस तरह से आर्थिक व्यवस्था के लिए लाभदायक हैं, आर्थिक व्यवस्था कैसे उनके ऊपर डिपेंड है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे परिवहन और उसके बाद उसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संचार। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परिवहन के बारे में। परिवहन देश के सतत विकास में सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर देश का विकास हम चाह रहे हैं तो सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। अगर सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली नहीं होगी तो देश के विकास में कहीं न कहीं बाधा आएगी। औद्योगिक विकास के साथ साथ परिवहन के साधनों से अन्य सभी क्षेत्रों के विकास को भी गति मिलती है। अब औद्योगिक विकास तो होता ही है परिवहन के साधनों से, परंतु इसके अलावा अन्य कई सारे क्षेत्रों में भी विकास होता है। जैसे इसको सांस्कृतिक विकास कह लें, हम सामाजिक विकास कह लें। जैसे लोग परिवहन के साधन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो आपने भी कहीं यात्राएं की होंगी, कई सारे हमारे बड़े हैं वो भी यात्राएं करते हैं, तो वो अपने अनुभव हमको शेयर करते हैं कि हम वहाँ गए थे, वहाँ ऐसा है। या हम खुद कहीं लंबे सफ़र पे जाते हैं या छोटे सफ़र पे जाते हैं, तो आने और जाने के समय में उस रास्तों के हमको जो भी दिखता है वो हमारे मन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो केवल औद्योगिक विकास नहीं, दूसरे जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी को विकास की गति मिलती है परिवहन के साधनों से। प्राकृतिक आपदाओं के समय भी परिवहन अत्यधिक उपयोगी होता है। और जब कभी भी देश में प्राकृतिक आपदाएं आए, चाहे वो अभी आजकल जो कोरोना चल रहा है उसको समझ लें, या उसके पूर्व कोई सुनामी आए, भूकंप आए, जो भी बाढ़ आ गई, अकाल हो गया, तो उन समय ये जो परिवहन होता है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। परिवहन से हम जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ज़रूरतमंदों तक पहुंचा सकते हैं, या अन्य कई सारे काम हो सकते हैं। तो परिवहन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परिवहन, संचार, व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। इस वीडियो में जो हम परिवहन पढ़ेंगे उस परिवहन के प्रकार हैं स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले है स्थल परिवहन। भू क्षेत्र के ऊपर वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले साधन स्थल परिवहन में आते हैं। भू क्षेत्र यानी जमीन, जमीन के ऊपर वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो भी साधन ले जाते हैं वो सभी स्थल परिवहन में आते हैं। ज़मीन के ऊपर साधनों को, सेवाओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। और स्थल परिवहन में एक तो होता है सड़क परिवहन, जो हमारे रोड हैं, सड़कें हैं। दूसरा होता है रेल परिवहन, जो रेलवे लाइन्स हैं। और एक होता है पाइपलाइन परिवहन। तो ये जो सड़क परिवहन, रेल परिवहन तो लगभग हम जानते भी हैं, हम देखा भी है हमने, और कई बार हमने इनमें यात्राएं भी की हैं। पाइपलाइन थोड़ा नया है, अलग है। तो इन तीनों को अपन पढ़ेंगे स्थल परिवहन में। स्थल परिवहन इस अपने चैप्टर में 3 मुख्य रूप से दे रखे हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। चलिए, पहला है स्थल परिवहन। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। स्थल परिवहन
सड़क परिवहन। भारत का सड़क परिवहन विश्व में दूसरे स्थान पर है। पूरे संसार में हमारे देश का जो सड़क परिवहन है वो दूसरे स्थान पर आता है, यानी सड़कों का जाल हमारे देश में काफ़ी फैला हुआ है। सड़क परिवहन पर लगभग 65% माल और 80% यात्री यातायात होता है। मैंने इसकी स्टार्टिंग में ही कहा था कि एक आम आदमी के लिए सड़क परिवहन बहुत आवश्यक है। केवल 20% अन्य मार्गों से यात्री यातायात होता है, ठीक है, चाहे वो जल मार्ग हो या वायु मार्ग हो, परंतु 80% यात्री यातायात सड़क परिवहन से होता है। और जितना भी सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसका 65% सड़क परिवहन से होता है और बाकी 35% वायुयान या जहाज, पानी के जहाज़ के द्वारा होता है। तो सड़क परिवहन दोनों तरफ से, माल परिवहन के लिए और यात्री परिवहन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिक मात्रा में इस परिवहन सड़क से द्वारा ही होता है। सड़क पर प्रतिवर्ष यातायात 7 से 10% की दर से, जबकि वाहनों की संख्या 10 से 12% बढ़ रही है। और ज़रूरी भी है, क्योंकि जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से ये बढ़ना भी आवश्यक है। तो यातायात 7 से 10% की दर से बढ़ रहा है और वाहनों की संख्या प्रतिवर्ष 10 से 12% बढ़ रही है सड़क परिवहन पर। सड़क परिवहन ने आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आर्थिक विकास, क्योंकि ज़्यादातर 65% माल, जो कच्चा माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, फैक्ट्रियों में ले जाना हो या फिर उस तैयार माल को मार्केट तक ले जाना हो, तो उसमें सड़क परिवहन इम्पोर्टेंट है। तो आर्थिक मदद इससे हो जाती है, आर्थिक काम होता है। और सामाजिक विकास, अभी आपको मैंने बताया कि लोग एक दूसरे से संपर्क में आते हैं, लोग एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं, वो सामाजिक विकास होता है। जब हम एक दूसरे की संस्कृति, सभ्यता को देखते हैं, जैसे हमारे देश में हम कश्मीर की तरफ घूमने चले जाएं या दक्षिण की तरफ घूमने चले जाएं या पूर्व में असम की तरफ घूमने चले जाएं, तो यहाँ सब की हम सभ्यता, संस्कृति, ये सब चीज़ें देखेंगे तो कहीं ना कहीं समाज का विकास होगा, कहीं ना कहीं हमें विभिन्नता में एकता की झलक मिलेगी। तो सड़क परिवहन आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कम और मध्यम दूरी के लिए सर्वाधिक सुगम और सस्ता साधन है। जहाँ कम दूरी तय करनी हो या मध्यम दूरी तय करनी हो तो सबसे अच्छा रास्ता या सबसे अच्छा परिवहन का साधन सड़क परिवहन ही है, सुगम और सस्ता है ये। सड़क सेवा परिवहन में अन्य साधनों की सहायक है, ठीक है। सड़क सेवा है वो परिवहन में अन्य साधन, मतलब जैसे जल परिवहन कह लें हम या वायु परिवहन कह लें, तो वायु परिवहन के लिए जहाँ एयरपोर्ट है वहाँ तक तो हम सड़क सेवा के माध्यम से ही पहुँचेंगे, या रेलवे स्टेशन पर भी पहुँचना है तो रेलवे स्टेशन के लिए भी हमारे घर से रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए हमको सड़क सेवा का ही काम में लेना है, या हम जल परिवहन का भी इस्तेमाल करेंगे तो जल परिवहन के बंदरगाह तक जाने के लिए भी हमें कहीं न कहीं सड़क का काम लेना ही है। तो इसीलिए लिखा है कि सड़क सेवा परिवहन में अन्य साधनों की सहायक है, क्योंकि यह द्वार तक सुविधा उपलब्ध कराती है, यानी हमारे द्वार से हमको जहाँ तक जाना है वहाँ तक ये सुविधा उपलब्ध कराती है। भारत में भौतिक विशेषताओं के कारण रेल परिवहन एक सीमा तक ही किया जा सकता है, इसलिए सड़कों का अपना ही महत्व है। हमारे देश में कई सारी भौतिक विशेषताएं हैं, कहीं पहाड़ियाँ हैं, कहीं पर अन्य परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से हम रेल परिवहन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते या पटरियाँ नहीं बिछा सकते, तो उसके लिए वहाँ पर अल्टरनेट वही बचता है हमारा सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन का महत्व भारत में इसलिए भी है क्योंकि भारत में हर जगह पर अलग अलग भौतिक विशेषताएं हैं, प्राकृतिक, कहीं पहाड़ियाँ हैं, कहीं दर्रे हैं, कहीं घाटियाँ हैं, तो इसलिए यहाँ सड़क का अपना ही अलग महत्व है। मार्च 2015 तक राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला सड़कें, इसको थोड़ा समझ लेना, राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, राज्य मार्ग, स्टेट हाईवे, मुख्य जिला सड़कें, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और अन्य जिला ग्रामीण सड़कें जो गाँवों में सड़कें बनी हैं, उन सब की कुल लंबाई मार्च 2015 तक थी 54,72,000 किलोमीटर। मार्च 2015 तक भारत में टोटली जितनी भी सड़कें हैं उन सभी सड़कों की कुल लंबाई 54,72,000 किलोमीटर है। सड़क परिवहन में आगे बढ़ते हैं। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता के कारण, अभी हमने एक तो ऑप्शन देखा ही था कि भौतिक कई कारण हैं, प्राकृतिक कारण हैं जिसकी वजह से
रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और क्या कारण है, देखते हैं कि रेल परिवहन से ज़्यादा ज़रूरी सड़क परिवहन क्यों है। पहला है, रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। ठीक है, रेलवे लाइन अगर बिछानी हो तो उसके लिए पटरियाँ, उसके लिए रेलवे स्टेशन, उसकी जो डिब्बे हैं, उन सब में जितना खर्चा आता है उससे ज़्यादा सस्ता सड़कों का निर्माण होता है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ और विच्छिन्न भूभागों पर भी सड़कें बनाई जा सकती हैं। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ यानी कहीं पर रेलवे लाइन बिछाने की तकलीफ बहुत ज़्यादा हो तो ऐसी जगह पर भी हम सड़कें बना सकते हैं। और रेलवे लाइन और सड़कों में एक और अंतर है, जो अगर आगे आएगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो अभी बता दूं मैं आपको कि रेलवे के ऊपर अगर पटरियां लगाएं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ रेलवे ही जाएंगी, परंतु सड़क पर जितने भी व्हीकल हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ये सभी सड़कों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक और ये फ़ायदा भी है। अधिक ढाल और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। जहाँ अधिक ढाल हो, ढलान हो और पहाड़ियाँ हों, वहाँ पर भी सड़कें बना सकते हैं, पर वहाँ रेल की पटरियाँ बिछाने में बहुत तकलीफ आती है, नहीं बिछा सकते। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में सड़कें मितव्ययी हैं। खर्च कम होता है जब कम व्यक्तियों का या कम दूरी के सफ़र करना है या कम वस्तुओं का ले जाना है। रेलवे के लिए तो पूरी रेल ही जाएगी और उसमें फिर इतने जितने डिब्बे हैं उन सब डिब्बों को जाना पड़ेगा, और उसमें चाहे कम हो या ज़्यादा हो सामान, उन सबको जाना है। तो जहाँ कम सामान पहुँचाना है, कम दूरी को तय करना है, तो उसके लिए सड़कें हैं वो मितव्ययी हैं, कम खर्चीली हैं। इससे घर घर सेवाएं उपलब्ध होती हैं। सड़क परिवहन का एक और फ़ायदा कि घर घर सेवाएं उपलब्ध होती हैं और सामान उतारने चढ़ाने में लागत अन्य परिवहन से अपेक्षाकृत कम लगता है। तो दूसरे जो परिवहन है, जल परिवहन ले लो या वायु परिवहन ले लें या स्थल परिवहन में ही हम सड़क परिवहन के अलावा रेलवे ले लें, तो उन सब में भी सबसे सस्ता सड़क परिवहन होता है। सड़क परिवहन अन्य सभी परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। जैसा इसको पहले भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी दूसरे परिवहन के साधन हैं वहाँ तक पहुँचने में सड़क परिवहन इम्पोर्टेंट है। हमको हमारे घर से वहाँ तक जाने में सड़क परिवहन ही काम आएगा और कोई दूसरा परिवहन काम नहीं आ सकता। चाहे हमको रेलवे स्टेशन जाना हो या एयरपोर्ट जाना हो, कहीं पर भी जाना हो, पर सड़क परिवहन एक कड़ी है, वो हमको वहाँ तक ले जाने करके जोड़ने का काम करता है। सड़कें परिवहन के क्षेत्र में मानव शरीर में धमनी और शिराओं की भांति हैं। जैसे हमारे शरीर में धमनी और शिराएं हैं जो खून का बहाव करते हैं, रक्त का परिसंचरण करते हैं या रक्त का परिवहन करते हैं, ठीक वैसे देश में ये जो सड़कों का जाल है वो जैसे शरीर में धमनी और शिराएं हैं, वैसे देश में सड़कों का जाल है वो परिवहन का काम करता है। राजस्थान में जनसंख्या का 3/4 भाग गाँवों में ही बसता है। ठीक है, लगभग 75% भाग गाँवों में बसता है राजस्थान में। तो सड़कों के अभाव में गाँवों का सामाजिक और आर्थिक विकास गति नहीं पकड़ पाता है। जब तक गांव जितने भी हैं हमारे वो सड़कों से नहीं जुड़ जाते, तब तक गाँवों का सामाजिक और आर्थिक विकास संभव नहीं है। ये पहले भी देखा था कि जो परिवहन है वो सामाजिक और आर्थिक विकास करता है, तो गाँवों में भी अगर सड़कें होंगी तो वहाँ का सामाजिक और आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा गति पकड़ेगा। लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, लोग एक दूसरे को देख करके सीखेंगे। अगर सड़कें होंगी तो वहाँ तक जाने का रास्ता होगा और वहाँ तक पहुँचेंगे तो वो जो दूसरे लोग हमसे संपर्क में आएंगे वो हमसे कुछ सीखेंगे, हम उनसे सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक और सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण कारण है सड़कें जो है हमारी। विभिन्न पंचवर्षीय योजना में यातायात विकास पर खर्च में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हुई हमारे देश में, जो भारत की आज़ादी के बाद जो योजना आयोग था उसके द्वारा देश में विकास के लिए अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजनाएं लगाई गई और लगभग 2012-17 तक हमारे 12 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक हो चुकी हैं और उनमें लगातार यातायात के विकास पर बहुत ज़्यादा खर्च भी हुआ है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। हमारे देश में जो सड़कें हैं उन सड़कों की सक्षमता के आधार पर, यानी वो सड़कें कितनी गाड़ियों को एक साथ वहाँ से जाने दे सकती हैं या उतनी इनकी चौड़ाई कितनी है,
उस आधार पर जो उनका वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग। ठीक है, इसको अपन एक एक करके पढ़ेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज, ये चतुर्भुज क्यों कहा है? क्योंकि इसका जो आकार है वो चतुर्भुज के जैसा है। तो पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर राज्य मार्ग, फिर जिला मार्ग, फिर अन्य सड़कें, और अंत में है सीमांत सड़कें। ये हमारे देश में महत्वपूर्ण है सड़क परिवहन। इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे, पर इसके पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग है, वो एक चतुर्भुज बना हुआ है हमारे देश के नक्शे में, वो आपको दिखाया जाएगा अभी आगे थोड़ी देर में। राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको हम नॉर्मली हाईवेज़ बोलते हैं, नेशनल हाईवेज़, राष्ट्रीय नेशनल राजमार्ग हाईवेज़। राज्य मार्ग, जिसको स्टेट हाईवे बोलते हैं। और स्टेट हाईवे आपने अगर नहीं सुना हो तो जब कभी भी आप कहीं सफ़र में जाते हैं तो गूगल मैप में अपन सर्च करते हैं कि कौन से रोड पे जा रहे हैं, तो अंदर से जो आवाज़ आती है स्टेट हाईवे, वो राज्य मार्ग। फिर है जिला मार्ग, इसको मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड भी कहते हैं, मुख्य जिला मार्ग भी कहते हैं, जो जिलों के अंदर होती है। वो भी इसको एक एक अलग अलग करके पढ़ेंगे हम। अन्य सड़कें जो गाँवों में होती है, और एक होती है सीमांत सड़कें, जो भारत की जो सीमा है वहाँ के लिए होती है। तो इन सबको हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जो सड़क परिवहन में मुख्य रूप से जो वर्गीकरण किया हुआ है सड़कों की क्षमता के आधार पर, एक एक करके। ओके, शुरू करते हैं। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, अब इसको वापस में पढ़ रहा हूँ, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, और मुंबई से दिल्ली। स्टार्टिंग में जो दिल्ली था वो लास्ट में दिल्ली, यानी दिल्ली से चले कोलकाता, कोलकाता से चले चेन्नई, चेन्नई से चले मुंबई, और मुंबई से वापस दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली 6 लेन, हमने 4 लेन सुना है पर ये 6 लेन 6 लेन वाली महाराज मार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। अब ये 6 लेन 4 लेन क्या होता है वो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। जैसे जो हाईवेज़ होते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उसके पहले अभी तो ठीक है ये जो बन गए, जिसका डिवाइडर बन गए कि एक साइड में आने वाले रोड, एक साइड में दूसरी तरफ जाने वाले हैं, परंतु पहले ये नहीं था। पहले सिंगल रोड ही हुआ करती थी और एक ही रोड पर आने जाने वाली गाड़ियाँ होती थी और बहुत एक्सीडेंट होते थे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होते थे। परंतु अब ये बीच में डिवाइडर आ गया और डिवाइडर के एक तरफ गाड़ियाँ इस दिशा में जाती हैं, दूसरी तरफ, और डिवाइडर के दूसरी तरफ दूसरी दिशा में जाती हैं गाड़ियाँ। तो डिवाइडर के एक तरफ का जो भाग है वहाँ पर एक साथ 2 गाड़ियाँ एक ही दिशा में जा सकती हैं, और डिवाइडर के दूसरी तरफ जो भाग है उसमें भी एक साथ 2 गाड़ियाँ दूसरी दिशा में जा सकती हैं। तो अगर इसको गिने हम तो उस डिवाइडर के एक तरफ 2 गाड़ियाँ के लेन है और डिवाइडर के दूसरी तरफ फिर 2 गाड़ियों की लेन है, तो ये हो गई 4 लेन। अब अगर उसको और रोड को चौड़ा किया जाए और तीसरी गाड़ी भी उसके पैरेलल चले, ऐसा हो जाए, तो वो कहला जाएगा एक तरफ 3 लेन और दूसरी तरफ 3 लेन, तो ये हो गई 6 लेन। इस तरह से इसको ये 6 लेन नाम दिया गया है। 6 लेन वाली महाराज मार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना में 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। इसमें 2 गलियारे हैं, एक है उत्तर दक्षिण गलियारा कॉरिडोर जिसको कहते हैं, और एक है पश्चिम पूर्व गलियारा। उत्तर दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की तरफ, और पश्चिम पूर्व, पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसको मैप में ज़रूर देखेंगे, अभी आगे आएगा। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी, एक पूरी लाइन ऊपर से नीचे तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ये उत्तर दक्षिण गलियारा है। और पश्चिम पूर्व गलियारा पोरबंदर को सिलचर से जोड़ता है। पोरबंदर इधर गुजरात से लेकर के पूर्व में ठेठ सिलचर तक ये जोड़ता है, तो एक क्रॉस बन जाता है। इस महाराज मार्ग का मुख्य उद्देश्य भारत में महानगरों के बीच की दूरी और परिवहन समय को कम करना है। जितने भी हमारे महानगर हैं, 4 महानगर हैं, जैसे अभी हमने बोला था, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन 4 महानगरों को आपस में जोड़ना, उनके बीच की दूरी को कम करना और परिवहन का जो समय है इन महानगरों के बीच उसको कम करने का उद्देश्य है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग का। यह भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, आप जब कभी भी हाईवे से गुजरें तो आपको इस तरह के बोर्ड ज़रूर दिखेंगे, NHAI,
तो ये NHAI है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जितने भी हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है वो इसके अंतर्गत आता है। ये इसके निर्माण में, मरम्मत में, इन सब का ये जो मेन इसका कर्ता धर्ता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। ये है हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से फिर दिल्ली। ठीक है दोस्तों। और एक अभी हमने पढ़ा था कि कॉरिडोर, ठीक है ना, तो यहाँ श्रीनगर से एट लास्ट कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण, ये सीधी लाइन श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। और एक ये है, ये पोरबंदर से सिलचर, ठीक है, ये कॉरिडोर है, उत्तर से दक्षिण, श्रीनगर से कन्याकुमारी और पश्चिम से पूर्व, पोरबंदर से सिलचर, ये कॉरिडोर। तो ये कॉरिडोर एक प्लस बन जाता है पूरे भारत के नक्शे में हमारा। और ये हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई और मुंबई से फिर से दिल्ली। ओके, ये है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पहला देखा था अभी स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग सड़क परिवहन में। अब है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, नेशनल हाईवेज जिनको कहते हैं, जो हमारे हाईवे हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाते हैं। हिंदी में इसको राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, नॉर्मली हम साधारण भाषा में इसको हाईवेज ही बोलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देश में दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। हमारे देश में जितने भी ये राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या नेशनल हाईवे हैं वो दूर दूर के जितने क्षेत्र हैं इन सबको जोड़ते हैं। यह प्राथमिक सड़क तंत्र है जिसका निर्माण और रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD के अधिकार क्षेत्र में है। ये जो हमारा प्राथमिक सड़क तंत्र है नेशनल हाईवेज, उसका जो निर्माण है और रखरखाव है वो केंद्रीय लोक निर्माण CPWD के अधिकार क्षेत्र में आता है। जैसे हमारे नॉर्मल स्थानीय तंत्र पर PWD जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पर ये केंद्रीय सेंट्रल CPWD के अधिकार क्षेत्र में आता है। देश में कई राष्ट्रीय राजमार्ग सभी दिशाओं में फैले हुए हैं। हमारे देश में कई राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो सभी दिशाओं में फैले हुए हैं। जैसा अभी हमने देखा था, केवल स्वर्णिम चतुर्भुज देखा था जो देश के चारों कोनों को मिला रहा था, तो वो तो केवल स्वर्णिम चतुर्भुज था। राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे की संख्या तो बहुत अधिक है जो इस देश में सभी दिशाओं में फैले हुए हैं। दिल्ली और अमृतसर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग, ये आपको अगर याद नहीं हो तो मैं बता दूं, मेरे पहले के वीडियोस में आया था जब सूर साम्राज्य हम पढ़े थे, तो सूर साम्राज्य में एक रोड का निर्माण हुआ था जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, जो शेरशाह सूरी ने बनाया था। तो वो जो ग्रैंड ट्रंक रोड था, अपने पहले का जो वीडियो है, पहले जो इसके पहले के पार्ट है उसमें ज़रूर पढ़ा हमने। तो दिल्ली और अमृतसर के बीच ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग या GT रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के नाम से जाना जाता है। तो जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है वो GT रोड है या शेरशाह सूरी मार्ग है या ग्रैंड ट्रंक रोड है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय प्रमुख मार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 4 लेन और 2 लेन वाली कुल 45,974 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण का कार्यक्रम रखा है। 4 लेन और 2 लेन वाली जो सड़कें हैं वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसको काम लिया गया। ये जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो भी अपने आगामी पाठों में है, जो एक एक करके कब से शुरू हुई, कौन सी पंचवर्षीय योजना कब तक चली, तो आप सब्सक्राइब करें तो आपको ये आने वाले वीडियोस भी समय पर मिल जाएंगे, जिससे आपकी एक कड़ी से दूसरी कड़ी जो जितने भी चैप्टर हैं उन सब की जुड़ी हुई प्रतीत होगी और आपको पढ़ने में भी आनंद आएगा। इस योजना के अंतर्गत सड़कों में विस्तार के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन 100 जनसंख्या वाले सभी गांवों को और पहाड़ी क्षेत्रों में 500 जनसंख्या वाले क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। ये जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जितने भी 100 जनसंख्या वाले गांव और पहाड़ी क्षेत्रों में 500 जनसंख्या वाले क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और गांव से संबंधित हैं या गांव में आना जाना है
तो कभी भी गांव की सड़कों पर गुजरें तो वहाँ पर किनारे पर कहीं पर बोर्ड अगर ऐसा मिल जाए तो उसको ज़रूर पढ़ना, जहाँ पर ये लिखा होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये है हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे। ठीक है, पूरे देश में ये जाल, सघन जाल फैला हुआ है सड़कों का। ये पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग। और ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो कॉरिडोर गलियारा कहा था, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक और ये जो पोरबंदर से सिलचर तक ये कॉरिडोर बना हुआ है। और ये है जो हल्का केसरी रंग में दिख रहा है आपको, वो है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। तो ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हमको दिल्ली से मुंबई जाना है तो यहाँ से ये होते हुए यहाँ मुंबई, फिर मुंबई से इधर पोरबंदर जाना है तो ये हाईवे। तो इस तरह से सभी एक दूसरे से जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है, ये सब जुड़े हुए हैं। हमारा जो सड़क परिवहन है बहुत विशाल है। विश्व में हम दूसरे नंबर पर सड़क परिवहन आता है हमारा। तो इस सड़क परिवहन में अब आगे बढ़ रहे हैं हम, जिसमें पढ़ेंगे अब अगला पॉइंट हमारा राजस्थान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग। हमारे राज्य से कितने हाईवेज गुजरते हैं? राजस्थान से कुल 39 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। 39 हाईवेज राजस्थान से गुजरते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है, वो सबसे महत्वपूर्ण है और इसकी शुरुआत होती है डूंगरपुर ज़िले से, गुजरात से जो टच में है वहाँ से ये इसकी शुरुआत होती है, जिसकी राजस्थान में लंबाई 685 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की राजस्थान में लंबाई 685 किलोमीटर है, जो सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्ततम हाईवे में आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, नेशनल हाईवे नंबर 8। यह राजमार्ग दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर से मुंबई तक है। दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर और मुंबई। उदयपुर से डूंगरपुर, डूंगरपुर से गुजरात और गुजरात होता हुआ मुंबई। उदयपुर से ये अजमेर, अजमेर से जयपुर और जयपुर से दिल्ली। तो दिल्ली से मुंबई तक की जो सड़क है उसमें नेशनल हाईवे नंबर 8 है, जो हमारे राजस्थान से गुजरता है दिल्ली से मुंबई तक। और दिल्ली से मुंबई के आने वाले रास्ते में ये जो मुख्य जगह हैं वो है दिल्ली से जयपुर, फिर जयपुर से अजमेर, अजमेर से उदयपुर और उदयपुर से गुजरात होता हुआ फिर मुंबई तक। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्ग है। 2 महत्वपूर्ण मार्ग राजस्थान से गुजरते हैं, एक तो नेशनल हाईवे नंबर 8 और एक नेशनल हाईवे नंबर 11। तो जो 8 है वो सबसे व्यस्ततम रोड है और जो 11 है वो सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्ग है। जो 11 सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो आगरा, भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर से बीकानेर तक है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश से जो आता है नेशनल हाईवे नंबर 11, वो आगरा से भरतपुर, भरतपुर से दौसा, फिर जयपुर, सीकर और बीकानेर तक नेशनल हाईवे नंबर 11 है, जो सुरक्षात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 जयपुर से टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और भोपाल तक है। अब ये यहाँ से मध्य प्रदेश में चला जाता है, जयपुर से 12 नंबर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसी तरह राजमार्ग संख्या 14 ब्यावर, पाली, सिरोही, आबू रोड से कांडला तक है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 14 वो राजस्थान से कांडला बंदरगाह जहाँ पर है और जहाँ पानी के जहाज़ ठहरते हैं, बंदरगाह है बहुत बड़ा, जहाँ से विदेशों में निर्यात आयात ये सब काम होता है। तो उस राजमार्ग से ये 14 नंबर का राजमार्ग है वो राजस्थान से जुड़ा हुआ है, जिसकी राजस्थान में कुल लंबाई 875 किलोमीटर है। इसके पहले हमने एक लंबाई देखी थी नेशनल हाईवे नंबर 8 की, वो 685 किलोमीटर था, जबकि ये 14 नंबर का जो हाईवे है उसकी लंबाई 875 किलोमीटर है। राजमार्ग संख्या 3 केवल 28 किलोमीटर ही राजस्थान से गुजरता है, जो धौलपुर ज़िले से होकर जाता है। ये भी याद रखने की बात है कि ऐसा भी एक राजमार्ग है, हाईवे है, जो केवल 28 किलोमीटर ही राजस्थान में से गुजरता है और वो है राजमार्ग संख्या 3। राजस्थान में स्वर्ण चतुर्भुज योजना, ये भी अपन ने देखा था, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर जयपुर से अजमेर 6 लेन प्रस्तावित है
जिसका काम अभी चल रहा है और लगभग होने आ गया है 6 लेन का काम। और ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उसी पर ये 6 लेन का काम चल रहा है। और ये जो 6 लेन है वो हमारे ये जो नेशनल हाईवे नंबर 8 है, जो कि जयपुर से अजमेर तक का है, या फिर उसके आगे देखें हम नेशनल हाईवे नंबर 8 है, वो जयपुर, अजमेर, उदयपुर, ये जो भाग है इसके ऊपर ये काम चल रहा है। 6 लेन का स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का पार्ट है ये। चलिए, ये था हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग। अब आएगा राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे में थोड़ा जो बहुत अंतर है उसको हम यहाँ पर भी देखेंगे। राज्यों के भीतर वे सड़कें जो राज्य की राजधानी, महत्वपूर्ण शहर, कस्बा, जिला मुख्यालय को आपस में और राष्ट्रीय राजमार्ग और पड़ोसी राज्य से जुड़ने वाले मुख्य राजमार्गों से जोड़ती हैं, उन्हें राज्य राजमार्ग कहते हैं। अब वो जो नेशनल हाईवे था और राज्य राजमार्ग में थोड़ा सा अंतर है, और वो अंतर ये है कि वो जो सड़कें हैं राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवे, वो एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाती हैं, जबकि ये जो राज्य राजमार्ग हैं वो राज्य की राजधानी, महत्वपूर्ण शहर, उसी राज्य के महत्वपूर्ण शहर, महत्वपूर्ण कस्बे और जिला मुख्यालय को आपस में जोड़ती हैं। पहला काम तो ये कि उस राज्य के अंदर ही ये सड़कें होती हैं, और दूसरा फिर राष्ट्रीय राजमार्ग और पड़ोसी राज्यों से भी जुड़ती हैं। पहला तो राज्य के अंदर जो इम्पोर्टेंट जगह हैं, चाहे वो राजधानी हो, महत्वपूर्ण शहर हैं, कस्बा है, जिला मुख्यालय को, और फिर वो वही सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग से भी जुड़ती हैं और पड़ोसी राज्य से भी जुड़ती हैं। नेशनल हाईवे इन सब चीज़ों से नहीं होता ना। नेशनल हाईवे कहीं राजधानी में या कहीं महत्वपूर्ण शहर, कस्बा, हाँ यदा कदा कभी वहाँ से गुजरना हुआ वो एक अलग बात होती है, परंतु उन दोनों में मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि जो राज्य राजमार्ग हैं वो राज्य के अंदर जितने भी सड़कें होती हैं वो सभी राज्य राजमार्ग कहलाते हैं, स्टेट हाईवे कहलाते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इनकी व्यवस्था और निर्माण का काम राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था नेशनल हाईवे का जो निर्माण, रखरखाव, मरम्मत का काम CPWD करता है, तो यहाँ पर राज्यों में राज्य राजमार्ग का जो निर्माण है या व्यवस्था का काम है वो PWD करता है, सार्वजनिक निर्माण विभाग। देश में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई है 1,31,899 किलोमीटर। इसके पहले नेशनल हाईवे या टोटल जो सड़कें हैं, हमारी सड़कों की टोटल लंबाई हमने पढ़ी है। अगर अब ये आपको याद नहीं रहा हो तो वीडियो को रिवाइंड करके भी एक बार देख सकते हैं, कंपेयर करके। देश में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई 1,31,899 किलोमीटर है। राजस्थान में कुछ मुख्य राज्य राजमार्गों को मेगा हाईवे प्रोजेक्ट से भी जोड़ा गया है। ठीक है, कुछ ऐसे राज्य राजमार्ग भी हैं, स्टेट हाईवे हैं, जिनको मेगा हाईवे प्रोजेक्ट से भी जोड़ा गया है और उससे 2 लेन से 4 लेन में परिवर्तित किया जा रहा है। और उन जो राज्य राजमार्ग हैं उनको 2 लेन से 4 लेन में भी परिवर्तित किया जा रहा है। अब क्यों कर परिवर्तित किया जा रहा है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इन दोनों में अंतर बताया था कि 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन क्या है। 2 लेन का मतलब ये होता है कि जो डिवाइडर है उसके एक तरफ 2 गाड़ियाँ एक पैरेलल में पहुंच सकें। 2 लेन में तो एक इधर एक इधर। 4 लेन में 2 गाड़ियाँ डिवाइडर के इधर, 2 गाड़ियाँ डिवाइडर के इधर, ये 4 लेन हो गया। और 6 लेन में जो डिवाइडर है उसके एक तरफ 3 गाड़ियाँ एक साथ पैरेलल और एक साथ पैरेलल 3 गाड़ियाँ इधर, तो ये 6 लेन हो जाएगा। तो जब कभी भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी रोड पर, सड़क पर, तो ये काम करना पड़ता है। पहले 2 लेन, फिर 2 लेन के बाद 4 लेन। अब जैसे जैसे परिवहन बढ़े, गाड़ियाँ बढ़ी, तो 4 लेन से 6 लेन की तरफ आ गए। इसके लिए अनुबंधित फर्म, अनुबंधित जिसको जो भी ये काम करता है उसको अनुबंध में लेते हैं कि भाई आपको ये काम इतने समय में पूरा करना है, और उसमें सरकार उनको निर्देश करते रहते हैं कि भाई समय समय पर उनकी जांच करती है। जिसको भी ये अनुबंध दिया जाता है उन सबको ये काम करना होता है, और काम करने के बाद इसके लिए अनुबंधित फर्म उन मार्गों पर चलने वाले वाहनों से शुल्क वसूल करती है, जिसको हम आमतौर पर टोल कहते हैं। आप जब कभी भी हाईवे से गुजरे हैं या स्टेट हाईवे से गुजरे हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमको टोल देना पड़ता है, जो शुल्क होता है। तो उस सड़क के निर्माण में
जो जो भी काम आते हैं या जितना भी पैसा धन वो इन्वेस्ट करते हैं, उनमें से सरकार का और उस फर्म का कहीं ना कहीं अनुबंध होता है, जिसके लिए वो टोल वसूल के लिए वहाँ पर रखे जाते हैं और टोल वसूला जाता है वहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों के ऊपर से। अब है मुख्य जिला सड़कें, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और ये भी अगर आपने नहीं पता हो, जैसे स्टेट हाईवे, तो मैंने आपको बताया था कि गूगल मैप पर जब भी आप सर्च करते हैं तो वो बताता है स्टेट हाईवे SH, और उसमें भी आप अगर आप देखते हैं तो लिखा हुआ था SH, स्टेट हाईवे। ऐसा ही आप ज़िले में कहीं घूमने गए अपने आसपास के क्षेत्रों में, तो सड़क के किनारे जो मील के पत्थर लगे हुए होते हैं, जहाँ किलोमीटर लिखा हुआ था, वहाँ कहीं कहीं आप ज़रूर नज़र करना, तो आपके ऊपर लिखा मिलेगा MDR। तो MDR का मतलब होता है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, मुख्य जिला सड़कें। तो वहाँ आपको पता लग जाएगा कहाँ भाई ये मुख्य जिला सड़क है। ओके, हम पढ़ते हैं मुख्य जिला सड़कें। विभिन्न तहसीलों, मुख्य नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों को, कौन कौन? विभिन्न तहसील, जिले में जितनी भी तहसील हैं, मुख्य नगर और औद्योगिक क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से या आपस में जोड़ने वाली सड़कों को मुख्य जिला सड़क कहा जाता है। उस जिले के अंदर जितनी भी तहसील हैं, मुख्य नगर हैं या औद्योगिक क्षेत्र हैं, उन सब को जिले तक जोड़ने वाली या उन सभी को आपस में जोड़ने वाली जो सड़कें हैं, उनको मुख्य जिला सड़क कहा जाता है। देखिए, हम धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ बढ़े। सबसे पहले हमने स्वर्णिम चतुर्भुज पढ़ा, फिर नेशनल हाईवेज, फिर स्टेट हाईवे, अब डिस्ट्रिक्ट पर आए। अब डिस्ट्रिक्ट के बाद है अन्य सड़कें। तो अब स्वाभाविक है, आप समझ ही गए होंगे कि जिला के बाद हम गांवों की तरफ बढ़ रहे हैं। जो सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ती हैं, उन्हें इस वर्ग में रखा गया है अन्य सड़कों में, कि जो गांवों को शहर से जोड़ने वाली सड़कें हैं। इनका निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के तहत हुआ है, जिसका लक्ष्य देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना से जो शहरों को गांवों से जोड़ना या गांवों को शहरों से जोड़ना बहुत ज़रूरी था, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए भी और उस गांव के विकास के लिए भी। तो ये काम इस योजना के तहत किया गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY इसको शॉर्ट में कहा जाता है। PMGSY, PM यानी प्रधानमंत्री, G यानी ग्राम, S यानी सड़क, Y जो योजना है, परियोजना है। इसके लिए प्रधानमंत्री द्वारा 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना घोषित की गई थी। और ये जो गांवों में सड़कें हम देख रहे हैं, इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर सन 2000 से हुई है, और तब से लेकर के प्रत्येक गांव को जहाँ जहाँ भी 200-500 की आबादी, उसका जो क्राइटेरिया बना हुआ है, उस क्राइटेरिया के अनुसार इन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। जनजाति क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना है। इसके पहले हमने 2 क्राइटेरियाज देखे थे, एक तो 200, एक 500, एक और है जहां जनजाति क्षेत्र है हमारे, वहां पर 250 से भी अधिक आबादी है, तो उन गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना है, ताकि बहुत जितना भी जो विकास बाकी है उस विकास को किया जा सके। ओके, सड़क परिवहन में अगला आता है हमारा सीमांत सड़कें। इसको भी शॉर्ट में थोड़ा बहुत अपन स्टार्टिंग में देखा ही था। फिर से, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण, देश की जितनी सीमाएं हैं हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, उन सीमावर्ती सड़कों का निर्माण और देखरेख भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। सीमावर्ती सड़कें हमारी जितनी भी हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जैसे अपन देखें कि गुजरात की, राजस्थान की, फिर उधर पंजाब, कश्मीर, ये जो इलाके हैं हमारे, या फिर उधर उत्तर प्रदेश में, और फिर उधर पूर्व की तरफ जाए, तो जहाँ जहाँ भी ये देश की सीमा दूसरे देशों की सीमा से टच होती है, तो उन जगह पर वहाँ पर सड़कों का निर्माण भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। ये अपने आप में अलग है, जितनी भी हम सड़कें पढ़ी उनसे ये अपने आप में अलग सड़क संगठन है, जिसका गठन 1960 में किया गया था। सीमांत सड़कें बनाने के लिए जो भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन का गठन सन 1960 में किया गया, और ये देश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र है वहाँ पर सड़कों का निर्माण करते हैं।
इस संगठन का उद्देश्य भारत में उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमावर्ती इलाकों में सड़क परिवहन का समन्वित और तीव्र विकास करके भारत में आर्थिक विकास को तेज करना है और प्रतिरक्षा संबंधी तैयारियों को भी मजबूती प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, प्रतिरक्षा यानी वहाँ जहाँ बॉर्डर पर जितने भी कभी ऐसा हुआ कि कहीं हमला हो गया, कहीं हमला करना पड़ा, तो उस समय जो देश की रक्षा के लिए जो काम होता है वो उस सड़क के द्वारा आवागमन के जो भी सामान पहुंचाना हो हमारे देश के जांबाज जितने भी हमारे सिपाही हैं उनके लिए, तो उन सब का काम उस सीमांत सड़कों के द्वारा ही किया जाता है। इसकी गतिविधियां राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और भूटान से प्रारंभ की जा रही हैं। ये सीमांत सड़कों की जो गतिविधियां हैं वो हमारे देश के जो भी राज्य हैं, एक बार फिर बोल लूँ नाम, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और भूटान से प्रारंभ की जा रही हैं सीमांत सड़कों की गतिविधियाँ। राजस्थान रोड विज़न 2025, ठीक है, अभी 2025 आया नहीं है, आने वाला है, पर उसका एक विज़न तैयार किया है हमारे राज्य की सरकारों ने। देखते हैं राजस्थान रोड विज़न 2025 क्या है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा PWD द्वारा 25 साल राज्य में सड़कों के विकास के लिए एक दीर्घावधि विज़न तैयार किया गया है। PWD या सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा 25 साल का, क्योंकि ये जब भी घोषणा हुई थी तो वो 2000 में हुई थी, इसलिए 25 साल का लिखा है क्योंकि 2025 तक इसको पूर्ण करना है। तो 25 साल राज्य में सड़कों के विकास के लिए एक दीर्घावधि विज़न तैयार किया गया है। इसमें पहले 15 साल में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का है। 2025 तक का जो काम है 25 साल का, उसमें पहले 15 साल सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना है, यानी 2015 तक सभी गांवों को सड़कों से जोड़ने का है। और अगले 10 साल में एक्सप्रेस वे फ्लाईओवर, अगले जो 10 साल हैं यानी 2015 से 2025 तक का जो 10 साल हैं उसमें एक्सप्रेस वे फ्लाईओवर 4 लेन के राजकीय मार्ग पर जोर दिया गया है। तो जितने भी फ्लाईओवर्स बनेंगे, यानी जहां बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ का इलाका है या जहां बहुत कंजस्टेड एरिया है और उस जगह पर एक्सीडेंट की संभावनाएं ज़्यादा हैं, कहीं संकड़ा हो गया है, तो वहाँ फ्लाईओवर बना करके सड़कों को ऊपर से गुजारने के लिए और जो नीचे बहुत कम ट्रैफिक रहे ऐसी कुछ सुविधा करके ये काम करना है। ये राजस्थान रोड विज़न 2025 है, जिसमें अगले 15 साल गाँवों को और फिर इसके अगले 10 साल शहरों के लिए है। इस विज़न में धार्मिक स्थान, पर्यटन, खनन और औद्योगिक क्षेत्र के लिए नए सड़क संपर्क विकसित करना ज़रूरी माना गया है। तो राजस्थान रोड विज़न 2025 है, उसमें धार्मिक स्थान हमारे राज्य में जितने भी हैं, पर्यटन का जहां विकास कर सकते हैं, खनन जहां होता है वहां खनिज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और औद्योगिक क्षेत्र में जितना निर्माण होता है उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए नए सड़क संपर्क विकसित करना ज़रूरी माना गया है। सड़क परिवहन के संबंध में राजस्थान को मॉडल स्टेट माना जा सकता है, क्योंकि इतनी कुछ प्रॉब्लम्स के बाद भौतिक जितने भी हमारे राज्य में है ये परिस्थितियाँ, उसके बावजूद भी राजस्थान में अगर इतना सड़कों का निर्माण होता है तो उसके लिए राजस्थान को मॉडल स्टेट माना जा सकता है। ये हमारे जो देश में सड़कों की जो लंबाई है वो यहाँ पर दिखाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे की लंबाई 8120 किलोमीटर, और ये 2016 ना 31/3/2016 तक। राज्य राजमार्ग 14,970 किलोमीटर, मुख्य जिला सड़कें हैं वो 6,598 किलोमीटर, अन्य जिला सड़कें 27,707 किलोमीटर, ग्रामीण सड़कें 1,14,780 किलोमीटर, और टोटल ये 1,72,175 किलोमीटर हैं। ये सड़कों के प्रकार हैं जो हमने अभी पढ़े, इनको एक बार फिर रिपीट। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें, अन्य जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, और एक और पढ़ा हमने सीमांत सड़कें जो केंद्र के अधीन आता है। ठीक है दोस्तों,
ये हमने पढ़ा हमारा सड़क परिवहन, स्थल परिवहन में। अब स्थल परिवहन में जो सड़क परिवहन पढ़ा, उसके आगे हम पढ़ेंगे अब रेल परिवहन। रेल परिवहन के द्वारा व्यापार एवं लंबी दूरी तक हल्के और भारी सामान का परिवहन किया जाता है। जो सड़क परिवहन है उसमें कम दूरी और जो भारी सामान नहीं, मतलब हल्का सामान था सड़क के लिए, परंतु रेल परिवहन में लंबी दूरी है, व्यापार होता है, भारी सामान का हल्का भारी दोनों परिवहन किया जाता है। भारतीय रेल पिछले 150 वर्षों से अनवरत जारी है। पिछले 150 वर्षों से भारतीय रेल अपना काम कर रही है। और 150 वर्ष क्यों है? क्योंकि भारत की आज़ादी के पहले से देश में रेलवे चल रहा है, रेलवे अपना काम कर रहा है। यह देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों और तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, उद्योगों के लिए और देश के तीव्र विकास के लिए जिम्मेदार है हमारा रेल परिवहन। भारत की प्रथम रेलगाड़ी का परिचालन 22 दिसंबर 1851 को किया गया था। भारत में प्रथम रेलगाड़ी का परिचालन कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 22 दिसंबर 1851 को भारत में प्रथम रेलगाड़ी का परिचालन हुआ था। भारत में प्रथम यात्री रेल, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। पहली रेलगाड़ी का परिचालन तो 22 दिसंबर 1851 को हुआ था, परंतु भारत में प्रथम यात्री रेल महाराष्ट्र में स्थित मुंबई और ठाणे के बीच चली थी, लगभग 33.6 किलोमीटर, और वो चली थी 16 अप्रैल 1853 को। तो ये दोनों तारीखें याद रखना। पहली रेल का परिचालन हुआ था 22 दिसंबर 1851 और पहली यात्री रेल का परिचालन हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। भारत में प्रथम यात्री रेल महाराष्ट्र में स्थित मुंबई और ठाणे के बीच लगभग 33.6 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी, परंतु उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ये याद जरूर रखना, उस रेल का नाम जिसको महाराष्ट्र में मुंबई और ठाणे के बीच में चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को, जो 33.6 किलोमीटर चली थी, प्रथम यात्री रेल थी, उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। भारत में सर्वप्रथम 3 फरवरी 1925 को बम्बई में वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच पहली विद्युत रेलगाड़ी चलाई गई। विद्युत रेलगाड़ी भी भारत में आज़ादी से पहले ही चलाई गई 3 फरवरी 1925 को, और वो बम्बई, वीटी और कुर्ला हार्बर के बीच में चली गई थी पहली इलेक्ट्रिक रेल। 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। इसके पहले भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हो गया, ये देश को समर्पित हो गई। देश में अनेक प्रकार की रेल लाइन है, जिनमें बड़ी रेल लाइन को ब्रॉड गेज कहा जाता है और छोटी रेल लाइन को मीटर गेज कहा जाता है। तो कई सारी रेल लाइन है। एक और आता है जिसको अपन नैरो गेज भी कहते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे अपन। तो 2 मुख्य याद रखना हमको, बड़ी लाइन को ब्रॉड गेज और छोटी लाइन को मीटर गेज कहा जाता है। जहाँ प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता है, आर्थिक उत्पाद, भारी खनिज और उर्वरक की अधिकांश परिवहन, ये सब बड़ी लाइनों के द्वारा किया जाता है, ब्रॉड गेज के द्वारा। जहाँ जहाँ भी प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक हैं, आर्थिक उत्पाद हैं, भारी खनिज हैं और उर्वरक की अधिकांश जहाँ मात्रा है, तो उन सब का परिवहन बड़ी लाइनों के द्वारा किया जाता है, ब्रॉड गेज के द्वारा। औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा कच्चे माल का परिवहन छोटी लाइन के माध्यम से होता है, ये मीटर गेज के माध्यम से होता है। कच्चा माल का जो परिवहन है वो सब मीटर गेज के द्वारा। छोटी लाइन से समय अधिक लगने के निराकरण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा यूनिगेट प्रोजेक्ट या एक समान रेलवे लाइन परियोजना 1992 में प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत देश की सभी छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया जाना है। तो अभी अभी आपने देखा होगा कि कई जगहों पर रेलवे बंद, मतलब उनका काम चल रहा है, तो उसका मुख्य कारण यही है कि जितनी छोटी लाइनें हैं उन सभी को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया जा रहा है। ये परियोजना है 1992 की एक समान रेलवे लाइन परियोजना, और उसके अंतर्गत सभी छोटी लाइनों को अब बड़ी लाइनों में परिवर्तित किया जाना है। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन में अन्य सभी साधनों की अपेक्षा
रेल परिवहन बहुत प्रमुख हो गया है। ठीक है, अन्य परिवहन से रेल परिवहन बहुत ज़्यादा प्रमुख है, क्योंकि जितनी भी अर्थव्यवस्था में जितना बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, तो उसके लिए रेलवे परिवहन बहुत अच्छा होता है। बहुत सारा सामान, और उद्योगों में तो हम सबको पता है कि उद्योगों में चाहे वो निर्माण हो रहा हो या कच्चा माल ले जाना हो, दोनों में ही बहुत अधिक मात्रा में सामान लाना ले जाना पड़ता है, तो उसके लिए रेलवे परिवहन बहुत उत्तम होता है। रेलवे में अति भार को देखते हुए, अति भार का मतलब होता है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ गया, काम बहुत ज़्यादा आ गया, तो उस बहुत ज़्यादा काम को देखते हुए लाइनों को दोहरीकरण, विद्युतीकरण और छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्य तेज़ी से विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत किया जा रहा है। अभी अपन ने देखा ही था कि 1992 की एक समान रेलवे लाइन परियोजना भी शुरू हुई है। तो रेलवे पर जो बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है, उसके लिए ये सब काम किया जा रहा है। मालगाड़ियों के संचालन के लिए समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत 15 से 34 किलोमीटर दोहरा रेल मार्ग मुंबई से रेवाड़ी तक, जिसको कंटेनर परिवहन के लिए बनाया जा रहा है। कंटेनर आप लोगों ने देखे ही होंगे, जो भी बड़ी ट्रकें होती हैं उन सब के ऊपर कंटेनर लगे होते हैं, तो उन कंटेनर पूरे के पूरे उस रेलवे की जो डिब्बे होते हैं उसकी जगह पर रख दिया जाता है, तो उसके लिए मालगाड़ी वो बन जाती है और वो कंटेनर एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली पहुंच जाते हैं। तो मालगाड़ियों में संचालन के लिए समर्पित माल भाड़ा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत 15 से 34 किलोमीटर दोहरा रेल मार्ग मुंबई से रेवाड़ी तक बनाया जा रहा है, जहां कंटेनरों का परिवहन किया जाएगा। ओके, आगे रेल परिवहन में क्या क्या समस्या आ रही हैं। चलिए, रेलवे परिवहन में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहली जो समस्या आती है रेलवे परिवहन में, वो ये होती है कि बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं और रेल संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं। चोरी जैसी समस्याएं होती हैं, जंजीर खींचते रहते हैं समय समय पर। ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं कि बिना टिकट यात्रा करना, उस रेल की संपत्ति को हानि पहुंचाना, चोरी करना और समय समय पर बिना किसी मतलब के उस जंजीर को खींचना और रेल के समय इन सब को हानि पहुंचाना। स्थल परिवहन में, रेल परिवहन में, राजस्थान में रेलवे हम देख लेते हैं, पर राजस्थान में रेलवे का इतना ज़्यादा विकास नहीं हो सकता, भौतिक परिस्थितियाँ हमारी ऐसी हैं। राजस्थान में देश का कुल रेलवे जो भाग है वो 11% है। पूरे राजस्थान में 11% रेल मार्ग है, और पूरे देश में जो 100 अपन मान लें तो 100 में से 11 राजस्थान है। राजस्थान के रेल मार्गों की कुल लंबाई में ब्रॉड गेज का भाग है वो 51.4% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 71.4% है। तो हमारे राजस्थान में ब्रॉड गेज आधे से ज़्यादा है, 51.4% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो देश में ब्रॉड गेज बहुत ज़्यादा है, 71.4%। तो ब्रॉड गेज में हम राष्ट्रीय लेवल से पीछे हैं, पर राजस्थान लेवल पर देखा जाए तो आधे से ज़्यादा भाग ब्रॉड गेज का है। 2011 में राजस्थान में रेल मार्ग की कुल लंबाई 5,784 किलोमीटर थी, जिसमें ब्रॉड गेज 68.37%, मीटर गेज 30.10% और नैरो गेज 1.53% था 2011 में। राजस्थान के प्रमुख रेल मार्ग 15 हैं, जिसमें जयपुर मुंबई, जोधपुर हावड़ा, दिल्ली अहमदाबाद, उदयपुर दिल्ली और बीकानेर दिल्ली, ये प्रमुख हैं। वैसे बहुत ज़्यादा हैं, 15 हैं प्रमुख रेल मार्ग, पर ये मुख्य जो मार्ग हैं जयपुर मुंबई, जोधपुर हावड़ा, दिल्ली अहमदाबाद, उदयपुर दिल्ली और बीकानेर दिल्ली, ये प्रमुख हैं। ये हमारे देश में रेल का पटरियों का जाल बहुत सघन फैला हुआ, जैसे हमने जो राष्ट्रीय राजमार्ग देखे थे, ठीक वैसे ही रेल की पटरियों का भी जाल फैला हुआ है हमारे देश में, बहुत सघन जाल है। तो परिवहन और संचार में जो हम स्थल परिवहन पढ़ रहे थे, और स्थल परिवहन में जो हमने सड़क और रेल देखा, अब अगला है पाइपलाइन परिवहन। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए किया जाता था। हम सबको पता है कि पाइपलाइन का उपयोग शहर जितने भी हैं वहाँ, या उद्योग जहाँ भी हैं वहाँ पानी पहुँचाने के लिए होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद और तेल से प्राप्त प्राकृतिक और गैस शोधनशाला जो हैं हमारी,
वहाँ पर, या उर्वरक कारखाने जहाँ हैं, या बड़े ताप विद्युत गृह जहाँ हैं, वहाँ तक पहुँचाने के लिए इन पाइपलाइनों का उपयोग किया जाता है। पहले पानी पहुँचाने के लिए होता था, अभी कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद और तेल से प्राप्त जितने भी प्राकृतिक गैस हैं, उन सभी को शोधनशाला हैं या उर्वरक कारखाने हैं या बड़े ताप विद्युत गृह हैं, वहाँ तक पहुँचाने में इसका उपयोग होता है। देश के आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाओं जैसे कि बरौनी, मथुरा, पानीपत और गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के कारण ही संभव हो पाई है, क्योंकि वहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि वहाँ जो कच्चा माल या वहाँ से निर्मित जो सामान है वो इतनी जल्दी बिना किसी और परिवहन से नहीं पहुँच सकता जितना पाइपलाइनों से पहुँचता है। तो ये पाइपलाइनों की वजह से ये शोधनशालाएँ जितनी भी हैं वहाँ पर, या उर्वरक कारखाने हैं, इन सब की स्थापना हो सकी पाइपलाइनों की वजह से। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। पहला है ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक। इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर के हल्दिया तक पहुंचती है और दूसरी राजबंद से मौरीग्राम तक, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। ये पहली जो पाइपलाइन है वो असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी तक, ये असम वाले भाग से शुरू होती है, हमारा पूर्वी भारत है वहाँ से। दूसरी पाइपलाइन गुजरात, ये पश्चिमी क्षेत्र आ गया। गुजरात में सलावा से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक। गुजरात यानी ये पश्चिम वाले इलाके से उत्तर की तरफ पंजाब और वहाँ तक। और इसकी एक अन्य शाखा वडोदरा के निकट कोयली को चक्सू और अन्य स्थानों से भी जोड़ती है। तो पहली पाइपलाइन असम से उत्तर की तरफ, दूसरी पाइपलाइन असम से मतलब पूर्व से उत्तर की तरफ, दूसरी पाइपलाइन पश्चिम से उत्तर की तरफ। और तीसरी है गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश की विजयपुर के रास्ते से होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और बराला, इन स्थानों पर भी इसकी शाखाएं हैं। तो तीसरी पाइपलाइन भी गुजरात से यूपी की तरफ, यानी फिर वही पश्चिम से उत्तर की तरफ। तो पहली पूर्व से उत्तर, दूसरी पश्चिम से उत्तर और तीसरी भी पश्चिम से उत्तर। ये याद रखने के लिए ये पाइपलाइन किस तरह से होती हैं और किस तरह से इनका काम किया जाता है, ये आपके सामने पाइपलाइन परिवहन। दोस्तों ये था अपना स्थल परिवहन, जिसमें हमने सड़क, रेल और पाइपलाइन देखा। इसके आगे के वीडियो में हम जल मार्ग और वायु मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सकें और आपके अध्ययन में निरंतरता बनी रहे। धन्यवाद।